मेंटेन कर रहे हैं, तभी उस पतंग को पता चलेगा कि मुझे खुले आकाश में तो रहना है, क्योंकि यही मेरे लिए अच्छा है, यही जगह है। लेकिन अगर मैं इसके लिए बना हूं तो मुझे उस जगह नहीं जाना है जहां मैं कट सकता हूं, जहां मैं अपने ध्येय की ओर आगे नहीं बढ़ सकता। तो बहुत सारे डिसिप्लिन की बातें हमने कमलेश भाई से सुनी, क्योंकि बच्चे वह बहुत ही नेचुरल वे में इनडिसिप्लिन एक्ट करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि डिसिप्लिन ये जानते हुए भी इनडिसिप्लिनरी एक्ट होती है। देखो, हमने भी इस सेशन में जानबूझकर स्पीकर्स भी दो जनरेशन के लिए है। आप देख सकते हो कि कमलेश भाई जो एकदम अच्छी डिसिप्लिन वाली बातें कर रहे हैं, और हमारे साथ दूसरे एक डॉक्टर है जो यंग है, वेरी डायनेमिक, और he is again pediatrician in Amrita Hospital. Rather, I would like to say he is son-in-law of Kamlesh Bhai, so you can understand the next generation. Now, I would like to request Snehal Bhai, Dr. Snehal Desai, please explain us कि डिसिप्लिन क्या नहीं है। अगर ये सब डिसिप्लिन है, क्योंकि आप यंग हो तो आपको बहुत अच्छे से आप ये बात समझ पाओगे और समझा भी पाओगे कि क्या क्या चीजें आप समझते हो कि ये डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि बच्चों को जो डिसिप्लिन नहीं है वो जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो आई रिक्वेस्ट वंस अगेन, प्लीज डॉक्टर स्नेहल भाई देसाई, प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज नॉट डिसिप्लिन। आई वेलकम यू सर। Am I audible? Yeah. Yes. So हम डिसिप्लिन के नाम पे बहुत कुछ करते हैं। हमको लगता है कि हमारे इट इज वेल एस्टैब्लिश कि डिसिप्लिन होना चाहिए अपने बच्चे में, ये सब ने समझ लिया है, और हम बहुत कुछ करते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छा नागरिक बने। उसके लिए लेट अस सी कि क्या क्या चीज को हम डिसिप्लिन नहीं बोलेंगे। आई बिलीव कि सबके पास पेन पेपर है और ये लिखिए आप, दिस इज नॉट डिसिप्लिन। सबसे पहला, क्रिएटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट विथ योर चाइल्ड। इंग्लिश में है क्रिएटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट, आपके बच्चे के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट करना। इसका सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं। रुता जरा बंद कर जे। सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं। जब भी मैं और मेरा बड़ा भाई है जो अभी 39-40 इयर्स का है, जब भी हम छोटे थे तभी तेंदुलकर बहुत आगे था, और तेंदुलकर कान में बाली पहनता था। तो मेरे भाई को भी 11th स्टैंडर्ड में सोचा कि चलो कान में बाली पहनते हैं, बट माय फादर कान में बाली पहनना मतलब ये तो आउटलाइन पे चला गया। मतलब ही गॉट सो वाइल्ड के कान में बाली पहन ही नहीं सकता है, और उनके बीच में टसन हो गई। ये बोलते मैं पहनूंगा और वो बोलते थे नहीं पहनना है। तो दिस इज क्रिएटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट विथ योर चाइल्ड। एक चीज पे नड़ जाना, तो इसको डिसिप्लिन नहीं बोलेंगे। माय फादर एक्चुअली थॉट कि ये डिसिप्लिन है, मेरे घर के बच्चे डिसिप्लिनाइज होने चाहिए, बट दिस इज नॉट डिसिप्लिन। वी विल सी व्हाट टू डू अबाउट इट और हाउ इट इज नॉट यूजफुल एट ऑल। मेरा भाई घर से निकलता था तो कान में बाली नहीं पहनता था, कॉलेज में गया तो कान में बाली पहन गया। तो डैडी को लगता था कि मेरा बच्चे बहुत डिसिप्लिन्ड है, लेकिन वो तो उसको जो करना था वो हो गया। So this is not, conflict is not discipline. Second, write it down, not trying to control your child. I have got two examples. One, discipline के नाम पे हम कंट्रोल करते हैं बच्चे को। जैसे हमारे घर पे रूल था कि 8 बजे खाना खाना चाहिए साथ में, which is a fantastic rule के डिनर तो सब लोग साथ में ही करने चाहिए। सब बात करते हैं, विच इज फैंटास्टिक बिकॉज मॉर्निंग में एवरीबडी इज एट डिफरेंट प्लेसेस, स्कूल, कॉलेज, जॉब वगैरह वगैरह। प्रॉब्लम इसमें एक ही था कि वी यूज्ड टू गो आउट टू प्ले एट 6:30 to 8:30। तो 8:30 तक खेलने के बाद वी यूज्ड टू रीच होम एट 8:45, और अगर 8 o'clock को डिनर करना है तो 7:45 को मुझे बाय बोलना पड़ता था फ्रेंड्स को, और मेरी बैटिंग बाकी है, मेरी बैटिंग हो गई, मेरा फील्डिंग बाकी है और मुझे जाना है। तो फ्रेंड्स को बहुत बुरा लगता था, फ्रेंड्स बोलते थे तो खेलना ही बंद कर दे हमारे साथ। तो आई यूज्ड टू फील इन अ वेरी, बहुत बुरा लगता था कि ये दोस्त मुझे अलग कर रहे हैं बिकॉज मुझे 8 बजे का डिसिप्लिन है, और ये है कंट्रोल। एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे रूल सेट करने हैं। वी कुड हैव हैड डिनर एट 9 o'clock ऑल्सो, साथ में द होल सिस्टम वुड हैव बीन शिफ्टेड टू 9 o'clock, बट ये जो डिसिप्लिन है इसके नाम पे हम कंट्रोल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, आई हैव पेशेंट, आई एम अ पीडियाट्रिशियन, सो बहुत बच्चे मिलते हैं, लोग बोलते हैं मेरे बच्चे बहुत डिसिप्लिन्ड है,
मैं तो वेकेशन में भी टाइम टेबल लगाता हूं कि सुबह को 7 बजे उठेंगे, 7 से 7:30 टॉयलेट वगैरह, 7:30 से 8:30 हमारे गार्डनिंग करेंगे, 8:30 के बाद न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, 9:30 बजे के बाद सीरियल देखेंगे, 10:30 बजे के बाद वो प्रेयर करेंगे, 11:30 बजे स्वामी विवेकानंद की बुक पढ़ेंगे। क्या फैंटास्टिक डिसिप्लिन करवाया है मेरे बच्चे को। अरे बाबा, ये कंट्रोल है। वेकेशन में 7th और 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को इसको कंट्रोल नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इसको डिसिप्लिन नहीं बोलेंगे। उठने तो उसको यार 9-10 बजे, देखने तो 3-4 घंटा टीवी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। सो ये जो है ट्राइंग टू कंट्रोल, दैट इज नॉट डिसिप्लिन। और पब्लिक को लगता है कि मेरे बच्चे कितने डिसिप्लिनाइज्ड है। सेकंड, लैशिंग आउट इन एंगर, चिल्लाना, लूजिंग वन्स टेम्पर। हम कितनी बार गाली खा चुके हैं। मैं तो बहुत बार गाली खा चुका था। तुम्हें क्या पढ़ाया, पथरा, ये वो गुजराती में सब बोलते रहते हैं। गधे को भी इतने बार बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये सब। लेकिन हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो इसको हम डिसिप्लिन नहीं बोलेंगे, और हम ये सब करते हैं। नेक्स्ट, पनिशिंग अ चाइल्ड फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। हमको लगा कि ये गड़बड़ कर दिया उसने, और पनिश करना, तो कुछ बड़ा गड़बड़ हो गया। जैसे कि मेरे हॉस्पिटल में कुछ दवाई गलत से दे दी या कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो मुझे बहुत बार लगता है कि ये तो मिस्टेक ही हो गया, इसकी तो सजा मिलनी ही चाहिए। मैं स्टाफ को बोलता हूं, तुम कुछ ब्यूटी पार्लर में काम नहीं कर रहे हो, यू आर वर्किंग इन हॉस्पिटल, वो भी आईसीयू में। कुछ गड़बड़ हो गया तो जवाबदारी मैं लूंगा करके मैं खुद पहले पनिशमेंट देता था। ये गड़बड़ हो गई ना, ये तो इतनी बड़ी गड़बड़ हुई, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अभी से तुम्हारे 1 दिन की पगार कट, या फिर तुम 1.5 दिन पगार दोगे, या फिर तुम्हारा खाना बंद। सो ये जो पनिशमेंट देना है, दैट डज नॉट वर्क एट ऑल, क्योंकि वही मिस्टेक वो वापस करते हैं। एंड आई विल कम टू इट अगेन अ लिटिल लेटर व्हेन आई टॉक अबाउट फिजिकल बीटिंग। तो पनिशमेंट देना अगेन इज नॉट डिसिप्लिन। तो आप ये भी लिखेंगे कि आप क्या नहीं करेंगे, ये सब नहीं करेंगे। Give me a minute. Yeah, you will not use sarcastic names, belittling looks or remarks. हाँ, तू तो हमको मरवाने को ही आया है, मेरे घर पे क्यों पैदा किया है, ये हम बोलते हैं गुजराती में, मारा घरे ज पैदा थवानो हतो तारा जेवो नफट। तो ये नहीं करेंगे। बुद्धू छे, डफोड़ छे, मेजॉरिटी आर गुजराती, तो दे कैन अंडरस्टैंड। डफोड़ छे, so these things are again not discipline, उससे फायदा नहीं होने वाला है। These are only your losing out of your temper, your frustrations. डिसिप्लिन का मतलब है कि वो मिस्टेक को वापस नहीं करे, जो हो गया उसको पनिश करने का से कोई मतलब नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिप्राइविंग अ चाइल्ड ऑफ बेसिक नीड्स, फूड नहीं देना। बहुत सारे बच्चे माँ बाप करते हैं, आज इतना गड़बड़ किया ना, आज खाना नहीं मिलेगा, आज पानी नहीं, आज सोएगा नहीं, तो आज रात भर ये बुक पढ़ेगा, ये पुस्तक पढ़ेगा। ये मेरे बचपन की ये है। माई मदर यूज्ड टू से, आई विल नेवर डू दिस, एंड माई मदर हैज नेवर डन दिस, कि खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, स्लीप नहीं दिया। बट आई सी अ लॉट ऑफ, तो मेरे जहन में तभी से हो गया कि सो नाइस कि मेरी मदर ने ये नहीं किया था, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। एंड नाउ व्हेन आई एम डूइंग डिसिप्लिन, हम जब भी पढ़ते हैं तो ये आया है, मेरे पढ़ने में भी आया है कि नेवर डू दिस, डिप्राइविंग अ चाइल्ड ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ फूड, वाटर, स्लीप। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो थ्रेट्स ऑफ अबैंडनमेंट, घर से बाहर निकाल दूंगा, ये किया तो वापस, ये जो थ्रेट ऑफ अबैंडनमेंट, मतलब मैं छोड़ दूंगा तुझे, या तुझे मामा के घर पे छोड़ देंगे, या मोस्ट कॉमन तुझे क्या बोलते हैं मसूरी और लोनावाला में क्या होता है, बोर्डिंग स्कूल में भेज देंगे। नेवर डू दिस। बच्चा एकदम सहम जाता है, एकदम मायूस हो जाता है। यू विल नेवर गेट रिजल्ट्स आउट ऑफ दैट डिसिप्लिन। एंड द लास्ट थिंग इज slapping or beating, that I will talk a little later. So these things, although which we think कि ये discipline है, ये disciplining नहीं है। Okay? इसको हम भाषा में, कमलेश भाई ने एक वर्ड यूज किया था, नेगेटिव डिसिप्लिनिंग, एंड आई हैव ऑब्जेक्शन टू दिस। ये डिसिप्लिन ही नहीं है, नेगेटिव तो दूर की बात है।
ये डिसिप्लिन के डेफिनेशन में आता ही नहीं है. सो लेट अस नॉट इवन टॉक अबाउट इट एज नेगेटिव डिसिप्लिन. इट इज नॉट डिसिप्लिन, इट इज ओनली योर फ्रस्ट्रेशंस एंड योर इनकम्पिटेंस जो बाहर निकल रहा है. यस बिंदुबेन. ओके, थैंक यू वेरी मच स्नेहल भाई. मतलब आपने तो बच्चों को इतनी लिस्ट दे दी है कि वो इतना कर सकते हैं, और ये डिसिप्लिनली एक्शन है ही नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपने ये बात समझाई. लेकिन फिर भी अगर ये सारी चीजें जो आपने बताई, कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल, या फिर चिल्लाना, या फिर टाइटल देना, या फिर सार्केस्टिक बोलना, बोर्डिंग स्कूल में भेजने की धमकियां देना, ये सारी चीजें डिसिप्लिन में नहीं आती है. ओके, वी अग्री. बट फिर भी कई बार हम देखते हैं कि बच्चे बहुत सारे ऐसे मिसबिहेवियर घर में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं, और ऐसी कई गलतियां कि जो माफ करने के लायक भी नहीं होती. हम लोग हमेशा चाहते हैं कि डिसिप्लिन के साथ बच्चे जिम्मेदार भी बने. तो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ऐसी गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां किस वजह से होती है? तो स्नेहल भाई, फिर से आपसे एक बार मैं पूछ रही हूँ कि क्या रीजन है कि बच्चे इस तरह से, इतनी कई बार तो बच्चे एक लिमिट के बाहर मिसबिहेव करते हैं, तो क्या रीजन है इस तरह की मिसबिहेवियर का? सो प्लीज. यस, उसके पहले आई विल गिव यू अ स्मॉल इंसिडेंट. अराउंड अ ईयर और 2 बैक मैं गाड़ी चला रहा था, और मेरे को एक इमरजेंसी में अटेंड करना था, और मैं गाड़ी से जा रहा था. 1 वे लेन था, एक ही गाड़ी जा सकती है, और आगे वाला गाड़ी बहुत ही स्लो चला रहा था, बहुत ही स्लो. मतलब मेरे को ऐसे भी इमरजेंसी थी, बच्चा सीरियस था और मुझे जाना था हॉस्पिटल, और मैं इतना हॉर्न बजाया, गाली दे रहा था, और लेकिन वो बहुत ही स्लो, और मुझे रास्ता भी नहीं दे रहा है वो. फिर समाव मैं ओवरटेक किया, और ओवरटेक करते करते मैं ऐसा बाजू में देख के वो जो लुक देते हैं ना, वो लुक दिया, और मैं 1-2 सूरती गाली देने वाला था कि तुझे चलाने नहीं आता है, समझते नहीं आते तो रास्ते में चला मत गाड़ी. एंड देन आई रियलाइज कि जो बाजू में, ड्राइवर के बाजू में जो सीट थी, वो बहुत हेवीली प्रेग्नेंट, मतलब ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स प्रेग्नेंट औरत रहेगी, और पीछे एक ओल्ड माजी बेटी थी. एंड देन आई रियलाइज कि ये ठीक है कि ये प्रेग्नेंट लेडी है और 9 मंथ प्रेग्नेंट है ऑलमोस्ट, पीछे एक ओल्ड लेडी है, तो ये अगर गाड़ी ठीक चला रहा है तो तभी का तभी मैं लुक दिया, लेकिन मैं गाली देने से पहले मेरा गुस्सा पूरा ठंडा हो गया. पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, इफ वी नो कि ये गड़बड़ क्यों हुआ है, तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, तो तुम्हें चिल्लाना नहीं पड़ेगा. एंड देयर आर वेरी कॉमन थिंग्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरी सिस्टर ने जो मिस्टेक की थी मेडिसिन देने में, उसको 2-3 बार हमने देखा, तो पहली बार तो उसको मेरे अक्षर समझ में नहीं आए, तो ये मेरी गलती हुई कि मेरे अक्षर समझ में नहीं आए. दूसरी गलती हुई कि वो सिस्टर को आईसीयू का कोई नॉलेज ही नहीं था, वो एक्चुअली थी जनरल वार्ड की सिस्टर, और कोई आईसीयू की सिस्टर नहीं आई थी, इसलिए उसको बिठाया था. तो ऑब्वियसली उसको नहीं आने वाला है वो, तो वो उसकी गलती नहीं है, वो मेरी गलती है, यार मुझे समझना चाहिए था. तो व्हेन यू अंडरस्टैंड कि क्यों होता है ये, तो आपका गुस्सा एकदम कम हो जाता है. देयर आर लॉट ऑफ रीजंस. वन मेन रीजन इज फिजिकल नीड्स. जब बच्चा भूखा रहता है, जब बच्चा नींद नहीं आता है, जब बच्चा प्यासा रहता है, जब बच्चा बीमार होता है, थका हुआ रहता है, तो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो आपके विरुद्ध ही करेगा, उसको जो करना है वही करेगा. एंड दैट इज वन ऑफ द प्राइम रीजंस फॉर मिसबिहेविंग. सिंपल एग्जांपल, जब भी मेरे नाउ बिंदु बेन ने बोली दिया कि कमलेश भाई मेरे फादर इन लॉ है, जब भी हमारी शादी हुई तो उन्होंने एक ही मुझे बताया था, उन्होंने नहीं बोला था कि मेरी बेटी को खुश रखना या सोना चांदी देना या आराम करवाना. उन्होंने सिर्फ एक बोला था कि मेरी बेटी को हर 3-3, 4-4 घंटे पे खाना और पीना देते रहना. एंड देन आई रियलाइज कि whenever she used to be angry, if you look back, she used to be hungry, हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर कम होता था, थोड़ा पानी पिया तो गुस्सा होती थी. अभी वो गुस्सा होती है तो मैं पहले उसको एक फ्रूटी दे देता हूं कि तू प्यास कम हो जाए, तेरे भूख कम हो जाए.
सो फिजिकल नीड्स जो है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दे आर अनमेट. व्हेन आई लुक एट माय चाइल्ड, वो ज्यादा करके धमाल रात को करती है, सुबह को उठने के टाइम पर करती है, बिकॉज तभी उसको नींद आती है. सिंपल एग्जांपल, मेरी जब भी सीरियस पेशेंट होता है, रात भर में जागा हुआ रहता हूं, वो दिन सुबह को मेरे पेशेंट्स भी और मेरे स्टाफ भी बहुत गाली खाते हैं, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई रहती है. एंड देयरफॉर इफ दे आर हंग्री, वो बोलते हैं ना कि गुजराती में कहावत है, दुखे पेट अने कुटे माथू. मेरी बच्ची एक्चुअली चिड़चिड़ करती है, चिल्लाती है, धमाल करती है, तोड़फोड़ करती है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आता कि वो ये कर रही क्योंकि वो भूखी है. ये हमें समझना है. मैं उसको शांति करके खिला लेता हूं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कम हो जाता है. एंड दिस इज ट्रू इन स्मॉलर चिल्ड्रन, 5-6 साल के नीचे. दे डोंट अंडरस्टैंड दैट उनको नींद आ रही है, दे डोंट अंडरस्टैंड कि उनको भूख लगी है. So that is, if you do one thing, ये जो करेंगे तो काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. And the next most important is for attention. ये प्लीज आप लिख दीजिए. There have been many big studies in which they have found out that almost 75 to 80% of misbehavior का कारण है attention. अगर उसने प्लेट गिराई और आवाज आया तो तुम उस पे ध्यान देते हो. उसने खाना नहीं खाना वो बिगाड़ रहा है, फेंक रहा है, तो तुम उसको ध्यान देते हो. द चाइल्ड वॉन्ट्स योर अटेंशन, वेदर इट इज गुड अटेंशन, आई लव यू, और चिल्लाना. वो जो चिल्लाना है आपका, वो भी उसे अटेंशन दिखता है. तो हर बच्चा अटेंशन का भूखा होता है. तो इफ यू गो बैक, आप सोचो, हर एक के बारे में सोचो, तो वो अटेंशन अगर आप देते हो उसको, तो उसको काफी मिसबिहेवियर्स कम हो जाएगा. अटेंशन इन द सेंस, और पीछे जाओ तो लव तो होता ही है, लेकिन जो अटेंशन है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो इफ यू सॉल्व आउट योर फिजिकल इश्यूज, एंड 2, अटेंशन आप उसको देते हो हर टाइम. उसको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि पापा मम्मी मुझे टाइम नहीं देते हैं, फिर वो तुम्हारा टाइम के लिए वो मिसबिहेव करेगा, सो दैट यू अटेंड टू हिम. ये प्रॉब्लम हो गया, देन मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड. कि वो उसको आपको डिसिप्लिन, वो जो स्लो गाड़ी चला रहा था, वो आपको प्रॉब्लम लगेगा ही नहीं. आपको डिसिप्लिन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको. यस. Yes, yes. एक दो चीज मैं ऐड करना चाहूंगा. प्लीज. बहुत बहुत बढ़िया स्नेहल, रियली प्राउड ऑफ यू. शेरलॉक होम्स का एक बात है कि आपको देखना है कि एक्चुअल क्या हो रहा है पीछे. तो एक वो बोलते हैं ना कि ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास देके देखना है. यू हैव टू ब्रेक द कोड. व्हाट आई नीड एंड व्हाट आई फील. What I need and what I feel. ये दो चीज यदि हम पकड़ सकते हैं, then we will be able to break the code. And friends, believe us कि बच्चा जब भी मिसबिहेव करता है, तब उनको हमारी सख्त जरूरत है. तब हमको डांटना फाटना की बात नहीं, हमको कनेक्शन करना है, और कनेक्शन के बारे में हम आगे बताएंगे. प्लीज ओवर टू बिंदु भाई. थैंक यू वेरी मच कमलेश भाई. बहुत ही अच्छे से स्नेहल भाई ने ये बात समझाई कि अगर बच्चे की नींद या भूख लग रही हो, तो एक उम्र तक ऐसा होता है कि अगर हम उसका टाइम टेबल अच्छे से सेट करें, तो उनका जो मिसबिहेवियर का पैटर्न है वो चेंज हो सकता है. लेकिन थोड़े बड़े होने के बाद बच्चे अटेंशन के लिए भी ये करते हैं. लेकिन अगर थोड़े बड़े बच्चे, जैसे कि हम टीनेजर्स की बात करते हैं, तो उनके मूड वेरिएशन, कंपैरिजन, कॉम्प्लेक्स, इन सब की वजह से भी ये बच्चे कई बार मिसबिहेवियर करते हैं. तो जिस तरह से बच्चे बड़े होते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको और हमें टाइम देने की या समझने की जरूरत होती है. तो कमलेश भाई ने भी बहुत अच्छे से ये बात कही कि उनकी क्या नीड है और वो क्या फील कर रहे हैं. वो दोनों अगर हम हर एज के साथ समझे, तो शायद जो मिसबिहेवियर उनका है, उनकी सही वजह तक, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड आपने बताया स्नेहल भाई, सही रीजन क्या है, अगर हमें वो पता नहीं चलेगा, तो वी आर जस्ट मूविंग अराउंड. हम चिल्लाएंगे, डांटेंगे, पनिश करेंगे, लेकिन अगर रूट कॉज नहीं पता होगा, तो एवरीथिंग विल बी इन वेग. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जाने अनजाने में बच्चों को बहुत पनिश कर देते हैं.
जैसे आपने अभी एक पनिशमेंट बताई कि खाना नहीं देते हैं, कई लोग आज भी बच्चों को बांध के रखते हैं, कई लोग आज भी बच्चों को बाथरूम में लॉक कर देते हैं, बहुत सारी ऐसी पनिशमेंट। कई बार मतलब हमें सोचते हुए भी डर लगता है कि उनको इंजेक्शन दिखा दिखा के भी डराते हैं। बहुत टाइम पहले अगर मुझे याद है तो एक स्कूल थी जिसपे सुपरविजन के टाइम सुपरवाइजर इंजेक्शन की सिरिंज लेके सुपरविजन कर रहे थे। मतलब किस तरह का माहौल, मतलब हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं या फिर डरा डरा के कुछ और ही बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स होते हैं जो पनिशमेंट के बाद हम देखते हैं, क्योंकि पनिशमेंट जाने अनजाने में पेरेंट्स देते हैं, लेकिन उसके परिणाम क्या आ सकते हैं वो शायद पेरेंट्स को नहीं पता है। जो विजिबल रिजल्ट्स है दे आर एबल टू सी, ये परिणाम आ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे परिणाम है दे आर इनविजिबल। तो क्या ऐसे रिजल्ट्स आ सकते हैं स्नेहल भाई? मैं फिर से एक बार आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर हम बच्चे को जब पनिश करते हैं तो उसके क्या क्या रिजल्ट्स, क्या क्या परिणाम आ सकते हैं? या सो फर्स्ट इज यू कैन ऑल्सो राइट दिस डाउन कि आप देखेंगे कि ये सब हो सकता है। वन, रिजेंटमेंट, मतलब ये गलत है, ये आप जो कर रहे हैं वो बराबर नहीं है, अनफेयर है। आप मुझे पार्टी से 10 बजे बुलाते हो, लेकिन आपका जब भी शादी होता है, जब भी शादी में जाते हो तब तो आप 11 बजे आते हो। सो द चाइल्ड फील्स ये घर पे ये बराबर नहीं है, ये अनफेयर है, ये मेरे साथ जागती हो रही है। दैट इज वन। टू, रिबेलियन, तुम मुझसे ये नहीं करवा पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं होमवर्क नहीं करता था स्कूल में, देयर वन टीचर, और वो हमेशा फुटपट्टी से मारती थी मुझे। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक, मार ही खाना है ना, 2 मिनट दर्द होगा उसके बाद क्या होगा। एंड मैंने 2-3 बार होमवर्क नहीं किया रहेगा बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, लेकिन बिकॉज वो मुझे मार मिली, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, ये तो मैं करूंगा ही नहीं। अभी तू भी देख ले, तू क्या करेगी, मारेगी ही ना, और तो कुछ नहीं कर सकती है। सो दैट इज रिबेलियन। आई विल नॉट डू इट, तुम मुझसे ये नहीं करवा पाओगे, तुम कुछ भी कर लो। नेक्स्ट इज रिवेंज। ओल्डर चिल्ड्रन, थोड़े बड़े बच्चे, दे कैन एक्चुअली डू इट। फॉर एग्जाम्पल, तुमने मुझे परेशान कर रहे हो, तुम मुझे पनिशमेंट दे रहे हो, तुम मुझे हमेशा ये सताते रहते हो, ऐसे उनका दिमाग में जाता है। अभी तुम देख लो, मैं मार्क्स कम लाऊंगा, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मैं सिगरेट पीऊंगा, मैं मार्क्स कम लाऊंगा, उससे तुम्हारी नाक कट जाएगी, तुम्हारी इज्जत जाएगी तुम्हारे दोस्तों के बीच में। मेरे मार्क्स कम आए तो वो तो ठीक है, मैं तो ऐसे भी गॉन केस हूं, मेरे को तो ऐसे भी पढ़ेली नहीं है, लेकिन मुझे मजा आएगा कि तुम्हारा नाक कट जाएगा, लोग आके तुमको बोलेंगे, टीचर आके तुमको बोलेगी। सो ये रिवेंज कैन हैपन। नेक्स्ट, रिट्रीट, मतलब बहुत जब भी उसके ऊपर हावी हो जाते हैं तो उनको लगता है बहुत बार कि मेरे में कुछ खामी होनी चाहिए, फिर वो अलग, रिवेंज का एग्जैक्टली ऑपोजिट, कि मेरे में ही प्रॉब्लम है, मैं किसी के लायक ही नहीं हूं, मैं ही बुरा आदमी हूं, और फिर वो नीचे 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 जाके सेल्फ डिप्रेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो, लैक, डिप्रेशन, सब फिर इट इज डिफिकल्ट टू गेट देम अप। ये भी बहुत कॉमन है, और माँ बाप को लगता है देखो मेरा बच्चा कितना डिसिप्लिन्ड है, अरे वो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको बाहर निकलने दो, बाहर कुछ कर नहीं पाएगा वो। वेरी कॉमन इज, जो मेरे भाई ने किया था, स्नीकीनेस। तुम्हारे सामने नहीं करना है ना, मैं बाहर जाके करूंगा, मैं कान में बाली बाहर पहनूंगा, मैं सिगरेट बाहर फूकूंगा, मैं अगर कुछ वीडियो देखता हूं जो अब तुमको पसंद नहीं है, तुमने चिल्लाया, मेरे को हिस्ट्री डिलीट करना आता है, समझ गए। तो स्नीकीनेस, दिस इज द मोस्ट कॉमन। फिर होता है, अगर आप चिल्लाते रहते हो बार बार तो ट्यून आउट, मतलब सुनता ही नहीं, एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकल जाना। तो चिल्लाने का कोई फायदा ही नहीं है, पनिशमेंट देने का कोई फायदा ही नहीं है। नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस नेक्स्ट 2 थिंग्स, हम बहुत बार प्रेज करते हैं, प्रेज एज अ मीन्स ऑफ डूइंग समथिंग, कि अरे तू अच्छा बच्चा है ना, तू कितना अच्छा है, तू ये कर ले, तू कितना सबसे अच्छा बच्चा तू है, तू ये कर ले, तू ऐसा करना है।
बहुत ज्यादा भी प्रेज करना गलत होता है, बिकॉज देन इट इज एन एंटाइटलमेंट। मतलब बच्चे को लगता है कि अगर मुझे प्रेज मिलेगा, अगर मैं तो इतना अच्छा हूं, मैं तो कितना महान हूं, तो ये एंटाइटलमेंट जाता है। तो जो डिसिप्लिन है, फॉर एग्जाम्पल सुबह को 8 बजे उठना है, अगर आपके मन में ये डिसिप्लिन है, अगर आपके मन में ये है तो उसको समझना चाहिए कि वो उसके अच्छे के लिए उठना है 8 बजे, तो वो लॉन्ग टर्म होगा। लेकिन तू तो मेरा प्यारा बच्चा है, तू तो बेस्ट बच्चा है, इसलिए तू 8 बजे उठेगा, तो दैट इज नॉट गुड। ये प्रेज ऑल्सो शुड नॉट बी यूज्ड एज डिसिप्लिनिंग। नेक्स्ट, रिवॉर्ड भी हम डिसिप्लिन करते हैं। तू सुबह को 8 बजे उठेगा तो मैं तुझे एक चॉकलेट दूंगा, तू सुबह को तू ये ब्रश कर लेगी तो मैं तुझे एक वेफर दूंगा। सो देन दैट इज ऑल्सो, इट गोज इनटू, मन में बैठ जाता है कि मस्ट रिसीव बिफोर मी डूइंग एनीथिंग। मतलब फिर वो सब कुछ पहले कुछ दीजिए मुझे, फिर ही मैं करूंगा। तो जो सुबह को ब्रश करना है, वो उसके दिमाग में जाना चाहिए कि उसके दांतों के लिए अच्छा है, इसलिए उसको करना चाहिए। वो जो पढ़ाई करना है, वो जो 9 बजे या 11 बजे सो जाना है, वो उसके सेहत के लिए अच्छा है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डिसिप्लिनिंग, अ गुड मेथड। वो दैट विल कम लेटर। बट अगर आप दोगे तो आज तू अगर सो जाएगी तो मैं तुझे सुबह को खिलौने दे दूंगा, तो मस्ट गेट बिफोर गिविंग एनीथिंग इन रिटर्न, तो ऐसा हो जाता है। तो ये ऑल दीज थिंग्स हैपन। लास्ट इज, अगर तुमने छोड़ दिया उसको कि तू तो चला गया है, तू मेरे हद से बाहर है, अबैंडन हो जाता है, अबैंडन जो होता है वो, तो देन दे स्टार्ट सीकिंग लव इन डेंजरस प्लेसेस। मतलब चैट रूम्स में, या किसी जो भी कोई सुनने वाला है उसको, कोई लड़की या लड़का जिसके साथ हम उसको उसके लायक नहीं है, उसके साथ वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसे करके। तो ये सब चीज होती है अगर आप बराबर डिसिप्लिनिंग नहीं करते हो तो। ओके, थैंक यू। बहुत ही अच्छा स्नेहल भाई आपने बताया। मैं एक चीज अंदर ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे अगर हम बच्चे की तारीफ करते हैं, प्रेज करते हैं, एक हद तक अगर वो प्रेज है, अप्रिशिएट करते हैं, तो वो परफॉर्मेंस के लिए सही है। लेकिन जब वो प्रेज एक प्रेशर क्रिएट करता है, जब बच्चे को उसका प्रेशर आ जाता है कि अब तो मुझे ये अचीव करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो प्रेज उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही गलत है। तो प्रेज अप टू परफॉर्मेंस इज गुड, बट प्रेज वो प्रेशर जब बन जाता है तो आई थिंक इट इज वेरी डेंजरस समटाइम्स फॉर किड। कोई बच्चा अगर क्लास में पहले आता है तो उसको हर बार वो प्रेशर रहता है कि मुझे इतने ही परसेंटेज लाने हैं, फर्स्ट रैंक ही लाना है। तो वो डिसिप्लिन के बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारे पहलू है इसमें। ये एक चीज कहीं ना कहीं डेंजर हो जाती है। आई विल ऐड, ये हम कई बार सुसाइड्स देखते हैं, तो उसमें ये प्रेशर इतना मेंटल अपने आप में अंदर प्रेशर क्रिएट होता है कि मैं इसके लिए बना हूँ, मैं तो यही हूँ, और मैं इतना हाइट अचीव नहीं करता हूँ, मैं नंबर 1 नहीं हूँ, मेरे को काम नहीं मिलता है, something like that, then it can create pressure and depression and suicidal ideation. Absolutely right. मतलब वो हमें बहुत ही बारीकाई से, बहुत ही कॉन्शियसली इस चीज को, पेरेंट्स को, एज अ पेरेंट वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस एंड अलर्ट व्हेन यू आर अप्रिशिएटिंग योर चाइल्ड। अगर हम पहले के जमाने की बात करें तो जो डिसिप्लिन का एक तरीका था वो फियर था। जहां तक मुझे याद है, मैंने मेरे पेरेंट्स को मेरे बचपन में इतने अच्छे से बात की नहीं जब मैं मेरे बच्चों के साथ बात कर रही। हमारे घर में ऐसा माहौल था कि पेरेंट्स से बात नहीं करनी है खुले से। मतलब फादर इज लाइक, उनसे हमेशा डर लगता था, और वही एक डिसिप्लिन के मतलब ये थे आइकॉन। उनको देख के वो घर पे आते ही सारी चीजें अपने आप डिसिप्लिन में हो जाती थी। तो फियर वॉज देयर। लेकिन क्या ये सही तरीका है? मैं एक ट्यूशन क्लास में जब 9th क्लास में थी, जब जाती थी, मुझे अभी भी वो सीन याद है कि ट्यूशन क्लास में सर, उस जमाने में जो टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे, उसके जो केबल था उसको 4 मतलब फोल्ड कर देते, मतलब इतना थिक करके वो होमवर्क चेक करने निकलते थे। मतलब जिसने होमवर्क नहीं किया उसको वो पूरा केबल मारते थे। अभी तक मुझे वो सीन याद है। मुझे एक भी बार मार नहीं पड़ा, बाय गॉड, क्योंकि मैं अच्छे से होमवर्क करके जाती थी। लेकिन मेरे बाजू में किसी को अगर वो केबल से मारते थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। नयन भाई, आप वो जरा वीडियो दिखा सकते हो, इस बिंदु बेन का फिनिश हो, उसके बाद वो मोबाइल का बच्चे को मारता है। हाँ जी जी। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर इस हद तक अगर फियर आ जाता है
तो जो सही मायने में डिसिप्लिन आना चाहिए वो हम बच्चों में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि डर की वजह से बच्चे डिसिप्लिन होने की जगह वो इनडिसिप्लिनरी एक्ट की ओर बढ़ते हैं, और हम बच्चे को जिम्मेदार बनाना चाहते हैं। डिसिप्लिन हम किस लिए बनाते हैं? बिकॉज वी वांट दे वांट टू बिकम रिस्पॉन्सिबल। कोई माँ बाप आज की तारीख में ये नहीं चाहेगा, बहुत कम होंगे जो ऐसा बोलेंगे मेरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए, लेकिन ये हमेशा कहेंगे कि मेरा बच्चा जिम्मेदार होना चाहिए, मेरा बच्चा अच्छा होना चाहिए। तो वो जिम्मेदार अच्छा नागरिक बनाने के लिए डिसिप्लिन इज द कोर, बहुत ही सेंटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो कमलेश भाई से मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का जो क्वेश्चन है कि डिसिप्लिन के क्या स्टेप्स है, अगर कोई किसी को डिसिप्लिन अपनी लाइफ में इम्बाइब करना है तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो हम अपने लाइफ में ला सकते हैं। और बिफोर यू आंसर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट नयन भाई टू प्लीज स्टार्ट दैट वीडियो एंड देन कमलेश भाई यू आर मोस्ट वेलकम टू आंसर दिस क्वेश्चन। श्योर। फ्रेंड्स, हाँ, सही में मुझे मेरा बचपन याद आ गया। यस कमलेश भाई। फ्रेंड्स, ऐसे डिसिप्लिन नहीं करना है, ऐसा स्नेहल भाई ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। जस्ट थोड़ा ब्रेक द मोनोटोनी हमने वीडियो दिखाया आपको। फ्रेंड्स, जो बोलते हैं कि डिसिप्लिन इज द मोस्ट लविंग थिंग फॉर ए चाइल्ड, पेरेंट्स के लिए सबसे यदि लविंग चीज़ कोई होती है तो बच्चे को डिसिप्लिन करना सिखाना। सो उसके स्टेप्स जो है कैसे आते हैं, कब से डिसिप्लिन करना चाहिए, ऐसे लोग पूछते हैं कि भी 5 साल पे, 10 साल पे, 15 साल पे या 1-2 साल पे। नहीं, बर्थ से, जन्म से चालू होता है डिसिप्लिन। और वो कैसे होता है हम देखेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, जैसे कि रोता हुआ बच्चा है, उसको माँ रोने नहीं देती है, उसको उठा लेती है। यदि जब उठा लेती है तो बच्चे को एक विश्वास होता है कि वर्ल्ड इज ए सेफ प्लेस, उसको ट्रस्ट होता है आसपास के लोगों पे, अपने पेरेंट्स पे। और ये एक बुनियाद है कि जिसके तौर पे, जिसके बदौलत बच्चे जो आसपास से, ऊपर से जो भी कंस्ट्रेंट हम रखेंगे, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये बच्चा मानना चालू करेगा। फिर धीरे धीरे उसमें उसका अनुभव ऐड करेगा और वो उसके बिलीफ कंफर्म होगी कि जो मेरे माँ बाप बोलते थे वो सही है। मैं यदि पढ़ूंगा तो ही मेरे को शाबाशी मिली स्कूल में, और तभी मेरे को ज़्यादा मैं आगे बढ़ सकूंगा। इट टेक्स ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन रूट जो विश्वास है अपने पेरेंट्स पे और सेफ प्लेस है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेकंड जो चालू होता है वो क्रिएटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। किसी ने यहाँ लिखा है, आप में से किसी ने, कि स्ट्रक्चर जो क्रिएट करते हैं, जैसे कि बच्चा, छोटा बच्चा है और नज़दीक में वो प्लग है, सॉकेट है, उसके अंदर हाथ डाल दिया तो वो नहीं हो, उसके लिए प्लग करना सॉकेट को जरूरी है। बच्चा गिर जाए ऐसी सिचुएशन है तो आसपास पहले माले से तो रेलिंग कर लेना ज़रूरी है। बच्चे को आसपास हम देखते हैं कि चाकू या खीली या नहीं रहे, वो माँ या दूसरे लोग कितनी काळजी रखते हैं कि भी बच्चे को लगे नहीं। यदि कोई ऐसी कांच है या टूटे ऐसी चीज़ है या कुछ कॉस्टली चीज़ है, उसके हाथ में नहीं आए, वो स्ट्रक्चर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं कि वो तोड़ देने के बाद बच्चे को या लग जाने के बाद उसको हम मारपीट करें या कोई और तरह से डिसिप्लिन करने की कोशिश करें। सो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आफ्टर कंफर्टिंग द चाइल्ड, सेकंड इज क्रिएटिंग ए स्ट्रक्चर। वी प्रोवाइड सेफ्टी टू द चाइल्ड और वी अलाउ हिम टू एक्सप्लोर। वो इंडिपेंडेंट बनेगा एक दिन। इंडिपेंडेंस बनना चालू हो जाता है टोडलर एज में और सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंस आती है एडोलेसेंट एज में। तो जो इंडिपेंडेंस आने के लिए सेफ्टी फीचर्स हमें क्रिएट करना है, स्ट्रक्चर क्रिएट करना है और उसको एज पर एज अलाउ करना है कि वो आसपास एक्सप्लोर करे। यदि बच्चा पर्दा खींच रहा है, तोड़ रहा है या लटक रहा है, हमको लगे कि पर्दा के साथ ही गिर जाएगा, तो उसको बोलते हैं कि नहीं बेटा, पर्दा नहीं खींचना है, ले लो ये तुम्हारा सॉफ्ट टॉय या तुम्हारा खिलौना, चलो उसके साथ खेलते हैं। तो इजीली डाइवर्ट कर लेना है। वो जो डाइवर्जन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड उसके बाद का जो आता है वो सेटिंग द रूटीन। तो हम जो रूटीन सेट करते हैं
कि सुबह ब्रश करना है, स्नान करना है, स्कूल जाना है सुबह, या जो भी रूटीन्स है यदि हम सेट करते हैं तो फिर वो इतना इजी बन जाता है। जैसे कि कार ड्राइव करने में स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ होती थी, कुछ सीखते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, छोड़ देना चाहते हैं हम वो सीखना, लेकिन यदि हमारा वो सबकॉन्शियस माइंड से हम यदि कार चला लेते हैं या सबकॉन्शियस माइंड से हम कुछ काम कर लेते हैं तो वो हमारा बोधरेशन नहीं रहता है। जैसे जूली एंड्रूज ने बोला था, आगे मैंने कोट किया, कि फिर वो हम इतना ज़्यादा हमारे पास पावर होता है, इतना ज़्यादा हमारे मसल्स बिल्ड हो गए होते हैं कि वो बच्चा बड़ा होकर आराम से कहीं ना कहीं वो कर सकेगा आगे जाके। सॉरी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि बच्चे को हम बोलते हैं कि स्टार्टिंग में ब्रश करना है, स्नान करना है, खाना खाना है, रात में ब्रश करना है, फिर स्नान करना है, फिर हम स्टोरी सुनाएंगे और फिर सोना है। यदि ऐसा रूटीन सेट हो जाता है तो बच्चे को सोने के लिए ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, बच्चा अपने आप में वो ढलना सीख जाएगा। प्रेडिक्टेबल रूटीन यदि है, जैसे कि स्कूल में है, तो भाई स्कूल में बच्चा जाएगा तो वो लाइन में बैठेगा, प्रेयर करेगा, यूनिफॉर्म पहनेगा, होमवर्क करके आएगा, टाइम पे छोड़ेगा, ये सब कुछ उसका दिमाग में सेट हो जाता है। स्टार्टिंग में पेन होता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी फ्रीडम गंवाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो यदि उसके अंदर रहते हैं तो थोड़ा दुख झेलना, कि जो लाइफ में बहुत ज़रूरी है, कि वो दुख झेलना, थोड़ा सैड होना, हर टाइम फ्रीडम नहीं मिलता है, हर टाइम स्वच्छंदता नहीं मिलती है। स्वतंत्रता टू सम एक्सटेंट इज ओके, लेकिन हमको दूसरों के साथ जीना है तो कैसे टीम वर्क में जीना है, ये सब कुछ, ये स्ट्रक्चर जो क्रिएट होता है, सेटिंग द रूटीन होता है, उसके बदौलत पता चलता है। फ्रेंड्स, हमें थोड़ा बहुत बच्चे को पेन भी देना है। मैं अभी एक कोशेटो की स्टोरी नहीं कहूँगा, मे बी कि बाद में आएगी ये स्टोरी कभी नेक्स्ट बैच में। यदि स्टेप्स के बारे में बताए तो छोटा बच्चा है वो उसको हम आज्ञा पालन करवाते हैं कि 1-1.5 साल का 2 साल का बच्चा हमारे साथ आया है, उंगली पकड़ के आया है, मंदिर में हम जाते हैं, बेटे चप्पल बाहर निकालो, तो बच्चा चप्पल बाहर निकालता है और हम अंदर जाते हैं। बच्चे ये दे दो, वो दे दो, बच्चा ये करो, वो करो, बच्चा हमारा, जब हम जो भी बोलेंगे बच्चा, क्योंकि उससे हमारा बहुत प्यार है, हम ही उसकी दुनिया है। सेकंड स्टेप होता है, आज्ञा पालन के बाद थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो वो है अनुकरण। जैसे मंकी की और कैप की स्टोरी थी, बच्चा है वो कॉपी कैट होता है हमेशा, हम जो बोलते हैं वो इमिटेशन 1.25 साल के बाद, 15 महीने का बच्चा हो तब से चालू हो जाता है, और ये कॉपीइंग जो है वो हमको देख देख के सब कुछ करता है। इसलिए हमने आगे रोल मॉडल का आपको वीडियो दिखाया और हम रोल मॉडल के बारे में आगे 1-2 एग्जाम्पल आपको देंगे। तो ये जो है वो अनुकरण से बच्चा डिसिप्लिन काफ़ी हद तक सीखता है। उससे थोड़ा बड़ा होता है तो वो अनुसरण करता है। अनुसरण यानी खाली प्लेइंग कॉपी कैट नहीं, वो समझता है कि इसके पीछे कुछ राज है, वो समझता है कि नहीं चप्पल पहन के, जूते पहन के हम पवित्र स्थान पे नहीं जा सकते हैं, इसलिए ये सही है। ऐसा जरूरी है कि हम आवाज़ करें ज़्यादा क्लास में तो दूसरे लोगों को तकलीफ पड़ती है, जैसे कि दूसरा आवाज़ करता है तो मेरे को तकलीफ हो रही है, तो मेरे को चालू क्लास में आवाज़ नहीं करनी है, तो उसको हम बोलते हैं अनुसरण। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है, थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तब अनुशासन का स्टेप आता है। जैसे कि मान लो कि हमारे घर में शराब पीना वर्ज्य है, नहीं है, और मैं नहीं पीता हूँ शराब, लेकिन यदि पार्टी शार्टी होती है तो मैं भी कि मैं 1-2 पैग ले लूँ, तो ये जो बात है वो अनुशासन की भी, ऐसा ये माहौल में नहीं करना होता है। स्कूल में कॉलेज में जाते हैं तो हाफ पैंट पहन के नहीं जाना होता है। तो ये जो चीज़ है कि ये जो है, जो नॉर्म्स है उसके साथ अपने आप को ढाल देने की बात है। आसपास के जो नॉर्म्स है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, 99% लोग यहाँ आके रुक जाते हैं। 1% लोग स्वानुशासन बोलते हैं कि आसपास कोई नहीं है तभी भी फ्री में बेस्ट क्वालिटी की शराब कॉन्फ्रेंस में मिल रही है, फिर भी मेरे को शराब नहीं पीना है, क्योंकि शराब पीना मुझे जानता हूँ कि खराब है। यदि ऐसा है, और मैं अपने तो ठीक है, मेरे एकदम नज़दीक के दोस्तों को भी बोलूँगा कि ये भाई ये गलत चीज़ है, तो ये जो है उसको हम स्वानुशासन बोलते हैं, स्व अनुशासन।
तो ये जो है डिसिप्लिन का फाइनल रूप है कि कोई ना हो तो भी हम वही चीज करें कि हमारे दिल में जिसकी वैल्यू है। यदि ये चीज आती है तो डिसिप्लिन पक्की है ये बच्चे के लिए, ये मानते हैं। दीज आर द मेन स्टेप्स, 5 स्टेप्स: आज्ञा पालन, अनुकरण, अनुसरण, अनुशासन और स्व अनुशासन। थैंक यू बिंदु भाई। थैंक यू वेरी मच कमलेश भाई, बहुत ही अच्छी बात बताई। क्योंकि आजकल बच्चों को ऐसा लगता है कि इनडिसिप्लिन होने के लिए डेयरिंग चाहिए, मतलब माँ बाप के अगेंस्ट जाना है तो डेयरिंग चाहिए, बच्चों को बाहर घूमने जाना है, झूठ बोलने के लिए डेयरिंग चाहिए। लेकिन ये जो एक इल्यूजन है, सही अर्थ में अगर डिसिप्लिन बनना है तो डेयरिंग चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन बनना बहुत मुश्किल है, उसके लिए उनको डेयरिंग की जरूरत है। इनडिसिप्लिन बनना बहुत इजी है। तो ये जो मिसकंसेप्ट बच्चों में है, तो उनको पहले से ही हमें धीरे धीरे ये बात समझानी पड़ेगी कि दिस इज द स्टेप 1। अगर आप सही में एक साहसिक बच्चे हो, एक कॉन्फिडेंट बच्चे हो, तो डिसिप्लिन बनने का प्रयत्न करो, क्योंकि वो बहुत मुश्किल काम है। इनडिसिप्लिन बनना बहुत ही इजी रास्ता है। बहुत ही अच्छे से आपने स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, इन दोनों के बीच में क्या भेद है, क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ। इन दोनों के बीच में इतनी थीन लाइन है कि कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता है, नोइंगली और अननोइंगली वो फ्रीडम की बॉर्डर से बाहर जाकर स्वच्छंद बन जाते हैं, और जब उनको ये पता चलता है तब तक शायद बहुत देर हो जाती है। तो मुझे लगता है कि एज अ पेरेंट जब भी हम बच्चों से बात करते हैं डिसिप्लिन के बारे में, आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी दिए कमलेश भाई, कि हम बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो किस वे में दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा सुबह उठता है तो वो कहता है कि आज बहुत नींद आ रही है, बहुत थकान लग रही है, आज अभी ब्रश नहीं करना है, आई फील वेरी स्लीपी। तो एक तो हमारा एक रिस्पॉन्स होगा कि गो एंड ब्रश राइट नाउ, ये तुम्हारा रोज का नाटक है, ये वो, और हम हर चीज को जनरलाइज कर देते हैं। तो जाने अनजाने में पेरेंट्स जो जनरलाइज कर देते हैं, तो बच्चों को जो एक चीज अच्छी नहीं लगती है उसके ऊपर हम सारी चीज अच्छी नहीं लगती है ऐसा स्टैंप लगा देते हैं। रादर ये हम कह सकते हैं कि अगर तुम्हें अपने दांत एकदम सुपर क्लीन करने हैं तो कोई भी एक एड का गाना गा के उसको अच्छे से मोटिवेट करके भी ब्रश के लिए भेजा जा सकता है। तो इट इज द चॉइस ऑफ अ पेरेंट कि हर एक छोटी चीज के लिए जिसमें आप बच्चों में बदलाव चाहते हो, आप अपने आप को कितना क्रिएटिव बना सकते हैं। क्योंकि जो चीज हम बच्चों में देखना चाहते हैं उससे एक स्टेप ऊपर हमें पहले आना पड़ता है, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हमने आइडियल रोल मॉडल की बात करी है, तो पेरेंट्स कितने अलर्ट है, कितने कॉन्शियस है, कितने क्रिएटिव है, कितने पॉजिटिव है इन सब के विषय में, तो वो बच्चे अपने आप ये 1 by 1 जो कमलेश भाई ने स्टेप बताए, क्योंकि बच्चे हमें सुनते कम है, देखते ज्यादा है। तो वो हमें देख रहे हैं, तो आई थिंक इट इज आवर फर्स्ट ड्यूटी कि हम क्या कर रहे हैं। हम अगर कोई नहीं है तो गलत काम कर रहे हैं, मतलब हम बच्चों को ये मैसेज दे रहे हैं। और जीवन विद्या में एक वर्कशॉप में मैंने ये भी सुना था कि जरूरी नहीं है कि बच्चे हमें नहीं देख रहे हैं तो हम कुछ भी गलत कर सकते हैं। एक थोड़ा ऊपर उठ के हम विचारे, सोचे, तो हमारा जो भाव है वो हमारे पूरे घर का एक ओरा तय करता है। कि गलत चीजें हम आसानी से अगर करते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं ये बात चली ही जाती है कि गलत चीजें करना आसान है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम गलत चीजों के भाव भी अगर अंदर रखते हैं तो वो भाव भी एक घर में रहने से वो बच्चों में जाता है, वो ट्रांसफर होता ही है। हमारा गलत भाव है, हमारे गलत विचार है, हम भले ऊपर से अच्छी बातें कर रहे हैं, डिसिप्लिन है ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर अगर कुछ और है तो वो हमारे भाव को भी बच्चे अच्छे से समझते हैं, भाप लेते हैं, और वो गलती से उस भाव के ऊपर, उस विचार के ऊपर भी एक्शन करते हैं। क्योंकि नेगेटिव अगर हमें पता है, स्टेप अगर हमें पता है कि ये 5 डिसिप्लिन के स्टेप है कि बच्चे आज्ञा से सीखते हैं, देखने से सीखते हैं, समझ के सीखते हैं, लेकिन अब जरूरी है कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव, बहुत सारे इनडिसिप्लिनरी की बात स्नेहल भाई ने ऑलरेडी करी है, तो पॉजिटिव डिसिप्लिन क्या है, क्या क्या चीजें एक व्यक्ति को, एक बच्चे को शिस्त, अच्छे से हकारात्मक शिस्त की दिशा की ओर लेके चलते हैं। तो कमलेश भाई, मैं फिर से आपको एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि व्हाट आर द पॉजिटिव स्टेप्स और व्हाट आर द डिफेंस डेफिनेशंस ऑफ पॉजिटिव डिसिप्लिन।
हाँ, ये नेगेटिव के बारे में तो स्नेहल भाई ने बहुत ही बढ़िया बताया है, तो वो हम कंपेयर ही नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे स्नेहल भाई ने बोला कि नेगेटिव डिसिप्लिन ही नहीं बोलते, तो अभी रही बात एक ही है, वो पॉजिटिव डिसिप्लिन। सो पॉजिटिव डिसिप्लिन यानी प्रोएक्टिव पेरेंटिंग, प्रोएक्टिव डिसिप्लिन। तो हमें पहले देखना है कि बच्चा क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। हमने बोला फीलिंग उसकी क्या है, उसकी नीड क्या है, व्हाई दिस हैज़ हैपेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, व्हाई दिस हैज़ हैपेंड। उसको कोई लर्निंग डिफिकल्टी है, उसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, क्यों ये कर रहा है बच्चा, इसके पीछे क्या है, बेस क्या है, वो हमें शेरलॉक होम्स की तरह देखने का चालू करना है, नंबर 1। नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन आता है कि व्हाट यू वांट टू टीच, क्योंकि डिसिप्लिन है वो उसको मारने की पीटने की तो बात है नहीं, उसको उसने कर दिया, उसको दिखा देने का है कि ये गलत रास्ता है, ये तो है नहीं। हमें सिखाना क्या है, हम क्या चाहते हैं कि अल्टीमेटली वो बच्चा अपने आप सीखे कि क्या सही है क्या गलत है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हम कैसे कर सकेंगे, हाउ वी विल बी एबल टू डू दिस। सो व्हाई, व्हाट एंड हाउ से हमारा चालू होता है। तो फ्रेंड्स, उसके जो हमने पिलर्स बोले पॉजिटिव डिसिप्लिन के या प्रोएक्टिव डिसिप्लिन के, उसका फर्स्ट पिलर मैं वापस रिपीट ज़्यादा नहीं करूँगा, एक्सेप्टेंस है, अनकंडीशनल लव है, और उसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं होना, दैट इज़ फर्स्ट पिलर। बच्चे को प्यार से जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बहुत फेमस पेरेंट्स है USA के, उसका बच्चा, उनको लगा कि ये मेल बच्चा है, पुरुष है, लेकिन लड़का है, लेकिन वो उसकी बिहेवियर लड़की की तरफ थी। वो खुद पढ़े लिखे थे, तो उनको लगा कि ये शायद आगे जाके गे तो नहीं बनेगा। तो 8-10 साल का था तब से उसने कभी टोका नहीं, तू ऐसा क्यों कर रहा है, लड़कियों की गेम क्यों खेल रहा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे कि जो गे या जो हमारी सेक्सुअल प्रेफरेंस होता है वो इंटरनल होता है, जेनेटिक होता है, अंदर से आता है, वो यू कैन नॉट मेक इट, उसको दबा नहीं सकते हो। तो एक्सेप्ट किया वो बच्चे को, और उसको प्रोवाइड किया गे फ्रेंड्स, जो अपोजिट सेक्स के थे वो विजातीय फ्रेंड्स को साथ भी मिक्स होने दिया। अल्टीमेटली टर्न आउट कि वो गे है, और तभी उन्होंने पहले से बहुत अच्छा सा पार्टी दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया दिल से। उनको बुरा लगता था खुद, वो भी अंदर से नहीं चाहते थे, अंदर से नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने बच्चे को एक्सेप्ट किया। यदि ऐसा नहीं होता तो डिसिप्लिनरी बहुत स्टेप्स लेना पड़ते उनको। तो दैट इज़ फर्स्ट पार्ट, एक्सेप्टेंस। सेकंड पार्ट हमने देखा कि लिसनिंग के बारे में मैं आगे बताऊंगा। वो कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छा दोनों आरती बहनों ने बताया था, फिर भी थोड़ा डिसिप्लिन के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं अभी विद इन ए मिनट में आऊँगा उसके ऊपर। तीसरा है पॉजिटिव पेरेंटिंग, उसके पर भी थोड़ी बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि ऑथोरिटेटिव और या तो पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल डॉक्टर स्वाति बेन ने और वैभव भाई ने बहुत ही बढ़िया तरह से लास्ट टू लास्ट सेशन में किया है। जो लोग वो अटेंड किए थे वो जानते हैं कि क्या पॉजिटिव पेरेंटिंग है। टुक में बता दूं तो पॉजिटिव पेरेंटिंग यानी ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, उसमें बच्चे को सपोर्ट करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसको बहुत दिल से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन साथ में उनकी से अपेक्षा रखी जाती है। उनको पता है कि बच्चा ऐसा कर सकता है, तो उसको सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनकी बाउंड्रीज पहले से बताते हैं, रूल्स पहले से फॉर्म करते हैं, और ये लिमिट है वो लिमिट पहले से नक्की करते हैं। और बच्चा हमें, जैसे कि उदाहरण के तौर पे बताऊं कि बेटे हमने तय किया था कि हम टीवी होमवर्क करने के बाद ही देखेंगे, तो ये हमारा रूल है और हमें पहले फिनिश करना है। कल इतना फिर ज़्यादा नींद आपको आ जाएगी, होमवर्क नहीं कर सकोगे, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? सो बच्चा, हम साथ में, मैं अपना काम करता हूँ, तू अपना काम कर, और हम पहले ये होमवर्क मेरे को भी देखना है। हमें पता है कि ये तो बहुत अच्छा मुगली वाला सीरियल आने वाला है, लेकिन हम पहले ये फिनिश करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और हम हाई फाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ ए पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल। थर्ड वन, जो फोर्थ वन है, दैट इज़ रोल मॉडल। बिंदु बहन ने और बहुत अच्छा बताया कि जो हम उदाहरण रूप यदि बनते हैं बच्चे को, तो वैसा करता है। यदि मैं गाली बोलते रहता हूँ तो मेरा बच्चा इजीली गाली बोलना सीख सकता है। कोई ऐसे भी पाक सकते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से गुस्सा करने लगते हैं और अपने कसम खाते हैं कि मैं कभी गाली नहीं बोलूँगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग हम कादों में कमल की उम्मीद कम रखते हैं।
मैं आपको बताऊं कि मैं इतना एक्सरसाइज करने वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन मैंने ज़्यादा एक्सरसाइज लाइफ में इतनी की नहीं है। तो मेरी जो बच्ची है, यानी स्नेहल भाई की वाइफ है रुता, तो वो भी इतना ज़्यादा एक्सरसाइज की सीखी ही नहीं पहले से, क्योंकि उसने कभी अपने पेरेंट्स को रोज़ 5-6 किलोमीटर चलते हुए नहीं देखा है। उसने कभी ऐसा नहीं देखा है कि रोज़ इतना तो एक्सरसाइज 1 घंटा करना ही है, वो सीखा ही नहीं है, उसने देखा ही नहीं है। सो ये जो बैड एग्जाम्पल पेरेंट्स सेट करते हैं वो बच्चे की लाइफ में बहुत अंदर तक चले जाते हैं। अच्छी बात करूँ तो मेरे जैसे मेरा रवैया था कि हेलमेट तो पहननी चाहिए, तो जब उसको भी था कि ना हेलमेट पहननी चाहिए, तो जब एक्टिवा लिया उसने तब हेलमेट साथ में आ गई थी, हेलमेट पहन के ही चलती थी। लेकिन इसका इंटरनलाइज इतना हो गया था, जो मैं स्वानुशासन बोलता हूँ, कि वो उसने देखा था कि मेरे फादर जब वो बच्ची थी तब होंडा पे मैं जाता था, हीरो होंडा पे, तो मैं हेलमेट के बिना नहीं निकलता था। तो वो इतने हद तक हेलमेट पहनती थी कि जब पीछे अपनी सहेली या अपने फ्रेंड के पीछे बैठती थी कोई भी बाइक पे, तो वो आगे वाला जो राइडर है उसने नहीं पहना है तो भी ये पिलियन राइडर करके भी ये पीछे पहनती थी, चाहे लोग मजाक उड़ाए। तो ये जो रोल मॉडल है, ये उदाहरण रूप बनने जो अच्छी बात है, वही हम अपेक्षा रख सकते हैं। यदि हम नहीं करते हैं, हम मोबाइल देखते रहते हैं, हम टीवी देखते रहते हैं और बच्चे को बोले कि मोबाइल टीवी अच्छा नहीं है, तो बच्चा पे उसका असर नहीं गिरने वाला है। मैं एकनाथ की या गांधी जी की स्टोरी भी सुना सकता हूँ, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद का 5वां बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है, वो पॉजिटिव डिसिप्लिन का पार्ट है, दैट इज कनेक्ट एंड रीडायरेक्ट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कनेक्शन। बच्चे को साथ यदि आप कनेक्ट नहीं करते हो तो आपका डिसिप्लिन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बच्चे के ऊपर से जाएगा, बच्चे को रिएक्ट करेगा, बच्चा उसमें से कुछ नहीं सीखेगा। और डिसिप्लिन का मतलब है सिखाना, खुद समझ सके ऐसी मिट्टी तैयार करना। सो फ्रेंड्स, कनेक्शन के लिए क्या जरूरी है, तो उसके अंदर सभी आ जाता है। आगे की मैंने बताया एक्सेप्टेंस, पॉजिटिव पेरेंटिंग और खास करके कम्युनिकेशन। सो कंफर्टिंग कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, कि कंफर्ट देने वाला कम्युनिकेशन होना चाहिए। बच्चे को तोड़ते नहीं है, उसको डांटते नहीं है, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करते, उसको स्वाभिमान पे वार नहीं करते, उसका स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, उसके साथ एक जादुई झप्पी लगाते हैं। उसने गलत किया है तो उसको हक करते हैं, हाँ हाँ बेटे, अच्छा क्या हुआ, ये टूट गया आपसे, या ये आप कुछ इतना ज़्यादा गुस्से में हो, कुछ आपको बुरा लग रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड। सो आप एम्पथाइज करो, उसके शूज़ पहन के उसकी जगह लेने की कोशिश करो, तभी उसको वो डिफेंस में नहीं आएगा। वो खुद सीखना चाहेगा कि हाँ मेरे से गलती हो गई है। वो अपना जो लोअर ब्रेन और अपर ब्रेन, तो वो अपर ब्रेन की जो सर्किट है वहाँ से सोचना चालू करेगा और एकदम डिफेंस में आके रिएक्शन नहीं लेगा, क्योंकि हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो हम उसके बाद उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद उसको सिखा सकते हैं जो हम डिसिप्लिन सिखाने वाले हैं। तो नेक्स्ट चीज़ है कंफर्टेबल कम्युनिकेशन के लिए हमारा जो क्या बोलते हैं कि हमारा जो टोन है वो प्रॉपर होना चाहिए, हमारा पोस्चर है वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि ये प्रॉपर पोस्चर है, ये हम यदि ऐसे करे हैं, हाथ बैठे, हमारा क्रॉस यदि पाँव है, वो रिसेप्टिव पोस्चर नहीं है। हमारा पोस्चर एकदम मैं पलाठी मार के बैठा हूँ तो ये एकदम रिसेप्टिव पोस्चर बोलते हैं। तो बच्चे को ये छोटी छोटी चीज़ें उसके दिमाग पे असर कर दी। हम ऐसे करके खड़े हैं, क्या हुआ, तो वो बच्चा थोड़ा मायूस हो जाता है। तो कंफर्टिंग कम्युनिकेशन का कंसेप्ट है, ये आता है इसमें। बच्चे को वैलिडेट करते हैं। चाइल्ड, उसको लगता है कि वो ही फील्स अंडरस्टूड, उसको लगता है कि मैं अंडरस्टूड हूँ, मैं मेरे को समझ रहे मेरे माता या पिता। तो वो खुलता है, अपने से हुई गलती स्वीकार कर सकता है, दोबारा ऐसा ना हो वो अपने आप सोचता है और अपने आप बताता है कि मैं ठीक है, आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी मामा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप यदि उसको फर्जियात सॉरी बोलने की कोशिश करोगे तो वो शायद बोल भी देगा, लेकिन अंदर से सॉरी नहीं होगा, दोबारा ये नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बच्चे को लिसन एम्पैथेटिकली करते हैं और उसके बाद रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब हमें रिस्पॉन्ड करना है, हमें थोड़ा अंदर रखना है, फटाक से नी जर्क रिएक्शन नहीं देना है, अंदर विचारना है।
बच्चा कुछ नहीं, कुछ उसने हमारा बोला और उसने नहीं किया, तो कांट, ही कैनॉट वर्सेस ही विल नॉट का हमारा डायलॉग हमें हमेशा याद रखना है। लास्ट टाइम का प्रश्नावली जो थी उसमें मैंने बोला था कि 10-12 साल का 8 साल का लड़का है, वो दादा की बात नहीं मानता है, ग्लास पानी का मांगता है तो नहीं देता है, और ही मे नॉट गिव, ही विल नॉट गिव, नहीं, ही कैनॉट गिव। उसका ब्रेन का सर्किट ही नहीं है कि वो उसमें ऐसा आपको करेगा, वो आपका बात मानेगा। हाँ, दादा को कुछ हो गया है तो इमीडिएटली जाके डॉक्टर को बुला लेगा, कुछ भी करेगा, दादा के लिए जान दे देगा, लेकिन ये चीज़ नहीं करेगा। और उसको, हमको लगता है, हमारे माइंड में चलता रहता है कि ये तो बहुत स्टबॉर्न है, हमको प्यार नहीं करता है, उसके लिए हम इतना ज़्यादा उसके लिए करते हैं, लेकिन उसको हमारे लिए कुछ पड़ी नहीं है। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कांट वर्सेस वांट। और इसके पीछे क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में एक हमेशा एक म्यूज़िक बनता है। एक बहुत बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ है शार्क म्यूज़िक करके। शार्क जो मच्छी आती है जोज वाली, तो उसमें एक पूरा ग्रुप है, उनको थिएटर में बिठाते हैं और एक बहुत ही बढ़िया सीनरी है, अच्छा सा फॉरेस्ट में से एकदम बढ़िया वनराजी है, एकदम अच्छे अच्छे फल फूल है आसपास, कोयल की आवाज़ आ रही है और एकदम मीठी मीठी सुरीला बांसुरी बज रहा है। और फिर कैमरा आगे आगे बढ़ता बढ़ता अच्छा सा बीच आता है और बीच से उसका कैमरा का फोकस होता है पानी पे और सेटिंग सन है, इतना अच्छा कामिंग इफेक्ट आता है। सब लोग बोलते हैं वाह, ये वीडियो हमें चाहिए, समथिंग लाइक दिस। और उसी के बाद बोलते हैं कि ठीक है, अभी आप यही सीनरी, म्यूजिक जो पीछे बढ़ता है वो बदल देते हैं और अभी आप सुनो। तो तब पता चलता है कि एकदम आवाज़ आती है जैसे कि सस्पेंस मूवी है हिचकॉक का, वैसे आवाज़ आ रही है। हमको लगता है अरे कहीं से ऊपर से कुछ आ जाएगा, कोई खून करने वाला निकल जाएगा, कोई पिस्तौल निकालेगा, या यहाँ से कोई शेर आ जाएगा, बाघ आ जाएगा। फिर आगे जाता है और पानी में जब अटकता है तो हमको लगा कि नहीं, हम पानी पे आ गए, अभी नक्की है, शार्क आएगी और शार्क हमें खा जाएगी। लोग डरते, चीज़ पाड़ते, चिल्लाते कि बंद करो ये। तो ये जो था वो शार्क एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, शार्क म्यूजिक एक्सपेरिमेंट। तो इससे म्यूजिक जो हमारे दिमाग में बचता है कि ये हो गया, इसने आज तोड़ दिया, कल ये करेगा, कल परसों ये बिल्कुल नहीं समझेगा, घर छोड़ के भाग जाएगा, तोड़ फोड़ करेगा, बिजनेस में लाखों का नुकसान करेगा, कुछ पड़ेगा नहीं और एक प्यून बन के रह जाएगा। हम छोटी सी बात का इतना बड़ा स्वरूप दे देते क्योंकि हमारे दिमाग में वो शार्क म्यूजिक बजता है। यदि हम वो म्यूजिक को डाउन कर दे, टोन डाउन कर दे, तो हम देखेंगे कि मात्र ये चीज़ है कि अभी जो हुआ है उसने तोड़ा है या हमारी ये चीज़ उसने नहीं मानी है। बात सिर्फ इतनी है, उसका ज़्यादा बढ़ावा हमारे दिमाग में नहीं करते। तो हमारा जो रिफ्लेक्शन है हमारे दिमाग में जो चलता है वो हमें देखना है। दूसरा जो हमें करना है, चेज वाई, अगेन वाई 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 आता रहता है कि उसने क्यों किया, क्या हुआ, क्यों हो किया, ये मेरी बच्ची है, वो भूखी तो नहीं थी, समथिंग। तो एक उदाहरण देता हूँ, रोहन है, वो टीचर पेरेंट्स है को उसको बुलाते हैं कि ये रोहन बहुत बातें करता है, बीच बीच में चिल्लाता है, बीच बीच में बोलता रहता है। तो फिर पेरेंट्स ने, अच्छे पेरेंट्स है तो उन्होंने पॉजिटिव डिसिप्लिन सीखा था, तो उन्होंने बुलाया कि अच्छा बेटा कैसा है, हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग ऑन। हक किया कि स्कूल में प्रिंसिपल ने ऐसा बोला था कि कुछ आवाज़ तू कर रहा है, तो सब कुछ ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, क्या हो रहा है कुछ तेरे को। तो कि नहीं, मैं जब बोलता हूँ ना तभी ये जो रवि और उसकी गैंग है, ये 4 लोग तभी मेरे को उसमें शामिल करते हैं, मेरे साथ टिफ़िन खाते हैं, नहीं तो मेरी मजाक उड़ाते रहते हैं। उसके अंदर मैं प्रिय बनने के लिए मैं सब ये करता हूँ। तो हमें पता चलता है कि इसके बेस में क्या चल रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन हमें बच्चे पे टूट नहीं पड़ना है उस टाइम, क्योंकि रिएक्शन हिंडर्स द कनेक्शन। हमारा कनेक्शन कभी छूटना नहीं चाहिए। एंड फ्रेंड्स, ये सब हम करते हुए बच्चे को समझते हैं, जब तक बच्चा राइप नहीं हो जाता है, जो मोमेंट प्रॉपर नहीं होती है, तब तक उसको रीडायरेक्ट या समझने की, सिखाने की, लेक्चर देने की कोशिश करना व्यर्थ है, उल्टा भारी पड़ सकता है। सो वेट टिल चाइल्ड इज रेडी, वेट टिल यू योरसेल्फ इज रेडी।
हम इतने गुस्से में है, हम एकदम आपे से बाहर हो रहे हैं, उसको मारने की सोचते हैं, तब आपको कूल करना है कि लेट मी हैव ए ब्रेक, हम बाद में बेटे बात करते हैं। हम रीडायरेक्ट उसके बात करते हैं, कनेक्ट एंड रीडायरेक्ट। तो उसमें क्या करते हैं कि पहला जो लैंग्वेज है, मान लो कि बच्चा ने रफ लैंग्वेज यूज़ किया है, गाली दिया है, तो हम उसको डू ओवर बोलते हैं, डू ओवर वे ऑफ उसके साथ बात करने की। कि यदि बच्चा, मुझे लगता है बेटे कि जो तेरे को दोबारा, हम उसको पहले सुन लेते हैं, यदि राइट मोमेंट आती है, वो रिएक्शनरी नहीं होता है, रिसेप्टिव होता है, तब वो उसको बोलते हैं कि मुझे पक्का पता है बेटा, आई एम वेरी श्योर अबाउट यू, कि यदि दोबारा मौका मिला तो तू बहुत अच्छी तरह बात करेगा, थोड़े आदर से हमारे साथ बात करेगा, ऐसा रफ यूज नहीं करेगा। बच्चा बोलता है ये पापा सॉरी। सेकंड, सपोज कि बच्चा आपका है, भूखा है, 4 साल का बच्चा है और पूरी की पूरी केक आई है और केक खा गया पूरा, बाहर से आई है केक और पूरा का पूरा खा गया। आपको बहुत गुस्सा आता है कि सब बैठे हैं, उसने ऐसा पूछा भी नहीं, चलो ठीक है केक तो नहीं मिली, लेकिन उसको इतना भी समझ नहीं पड़ता है कि हम भी भूखे, हमको भी खाना है। वेल, एज 4 साल की जगह ऐसा मानो कि 14 साल का बच्चा था, तो उसको तो समझ आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उसको पहले हमें बोलना है कि बेटे क्या डिस्क्राइब करना है, क्या हुआ एक्चुअली, तो शो व्हाट यू हैव डन, कि बेटे केक ऐसी है, सब खाने के लिए व्याकुल थे और सबको लगा कि डिनर के बाद हम खाएंगे और आप अकेले खा गए हो। वो जितना सहन कर सकता है उतना ही देना है। कोई बच्चा इतने में ज़्यादा रोना पड़ता है, कोई ज़्यादा डिफेंसिव रहता है, उस हिसाब से हमें अब आपके बात को आगे बढ़ाना है। फिर उसको बोलना है कि भाई हम क्या करेंगे बेटे, ऑप्शन हम सॉल्व करने के लिए देंगे उसको और बताएंगे कि बेटे क्या कर सकते हैं हम। आपके पास जो पिगी बैंक है उसमें से पैसे निकाल के हम दूसरी एक केक लाएंगे, दैट वी कैन डू। और हम नाइट में मैं, मम्मा और आप तीनों मिलके एक अच्छी सी केक दोबारा घर में हमको आता है बनाना, तो हम वापस बनाएंगे या दूसरा कोई एक अच्छी सी चीज़ बनाएंगे और हम खाएंगे। आपको इसमें पूरा महत्व पार्ट लेना है, आप करोगे ये काम, हमारे लिए बनाओगे हमारे लिए केक। बच्चे को अपने आप बोलने दो, उसकी डिग्निटी इंटैक्ट रहनी चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद जो स्टेप आता है कि क्रिएटिविटी, हम कैसे क्रिएटिवली इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बच्चा बहुत बदतमीजी हो गया है अभी और नहीं कर रहा है, एक ही जगह बैठा है, हम दूसरे रूम में ले जाने चाहते हैं तो नहीं जाता है, हम बाथरूम में स्नान के लिए ले जाना चाहते हैं तो नहीं जाता है, तो उस टाइम हम बोल सकते हैं बेटे हम चलो परी की तरफ फ्लाई करके जाएंगे, ड्रैगन की तरफ करके निकालते हुए उड़ते हुए जाएंगे, हम देखो हमारे मुंह से निकल रहा है। जो उसका पसंद है उस हिसाब से बात करना है। लड़की होगी शायद परी की बात ज़्यादा मानेगी। मैं आपको दूधी बना के ले जाऊँगा, सेक ऑफ पोटैटो बना के ले जाऊँगा, हम बनी जंप करते जाते हैं, चलो आप मुझे चेज करो या मैं आपको चेज करूँ। तो ये क्रिएटिव वेज से हम करते हैं। तो रीडायरेक्शन जो है, पहले हमने कनेक्ट किया है और फिर रीडायरेक्ट करते हैं। और उसके बाद हम कोई बार मान लो कि लाइन में खड़े हैं और बोर हो जाते हैं, बच्चा फिर उस टाइम बहुत इधर उधर करता है, शोर मचाता है, मारामारी करता है, किसी को डिस्टर्ब करता है, तो उस टाइम कोई गेम खेलते हैं कि चलो हम आइस पाई खेलते हैं। वो कहाँ छिपा है, रेड कलर का कहाँ है, कहाँ ब्राउन कलर है, समथिंग, या स्टोरी टेलिंग करना चालू करो। तो अलग अलग मेथड, क्रिएटिविटी आप हर एक बंदे करते ही होंगे। मैं जानता हूँ कि माँ बाप बनते हैं तो ये सब क्रिएटिविटी करना ही पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि साथ में रिडायरेक्ट करते तो प्ले करना है, प्ले करते करते ह्यूमर लेते हुए, थोड़ा हंसी मजाक करते हुए, और रफ हाउसिंग बोलते हैं, मारा मारी पीटा पीटी धमाधमी करते हुए। रफ हाउसिंग से बहुत ही मेंटल अच्छे ऑक्सीटोसिन के वो लेवल बढ़ता है, प्यार का लेवल बढ़ता है और बच्चा प्लायबल हो जाता है आपकी हर चीज़ मानने के लिए, और मिनिमम डिसिप्लिन के इश्यूज आते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हुआ मेजर 5 चीज़। उसके बाद जो आता है, बिंदु बहन आप, मेरी मोनोटोनी है तो बीच में आप कुछ बोल सकते हो, मेरे हिसाब से आप जरा थोड़ा कुछ ब्रेक मेरे को दो। हाँ, आपने बहुत ही अच्छी बात ही बताई कि डिसिप्लिन में लाने के लिए किस तरह से पॉजिटिव आपने बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए, क्योंकि डिसिप्लिन अगर नहीं है तो उसकी वजह से जो रिजल्ट आते हैं उससे अच्छा है कि हम अगर इनडिसिप्लिन जितने भी बच्चे हैं उनको बताएं कि डिसिप्लिन होने के लिए एक ही चीज चाहिए, पेशेंस। और पेशेंस पेरेंट्स और बच्चे दोनों में होनी चाहिए।
एंड स्पेशली पेरेंट्स में। आपने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स दिए, लेकिन ये सारे एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ में कल्टीवेट और इम्बाइब करने के लिए पेरेंट्स को भी बहुत ही पेशेंस रखनी पड़ेगी, और धीरे धीरे, आज ही आपने बताया कल हम करेंगे और परसों हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सो दिस इज कम्प्लीटली वेरी स्लो प्रोसेस एंड वन हैज टू हैव पेशेंस। स्नेहल भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? पॉजिटिव पेरेंटिंग बहुत अच्छी तरह से कमलेश भाई ने बताया। लेट मी गिव यू स्नेहल, मैं आगे और कुछ बताऊंगा, लेकिन ये बेसिक जो 5 बेसिक मैक्सिमम थे वो मैंने अभी बताए हैं। यस, सो लेट मी गिव यू अ लिटिल स्मॉल एग्जांपल। आई वुड वांट यू टू राइट दिस डाउन। आपने जो अभी डिसिप्लिनिंग मेथड इस्तेमाल किए, कुछ भी जो आप किए थे या करोगे, जो आप सीख लोगे, क्वेश्चन नंबर 1, वाज इट रिस्पेक्टफुल? क्या वो आदरणीय था अपने बच्चे के लिए? क्वेश्चन नंबर 2, डिड इट सेंड आउट द राइट मैसेज? आप जो मैसेज पहुंचाना चाहते थे वो गया, कि आपने सिर्फ झगड़ा झगड़ी की और मारामारी की या व्हाटएवर? थर्ड, डिड इट ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड चेंज? क्या वो डिसिप्लिनिंग मेथड से जो आपको चाहिए था डिजायर्ड चेंज आया? एंड लास्ट क्वेश्चन, was the change long lasting? वो तभी के लिए आया कि हमेशा के लिए आया? Let me give an example. आपने तो मेरे फादर को बहुत जान लिया अभी तक, बहुत डिसिप्लिनिंग थे, लेकिन I want to give you a small example. शॉर्ट में देता हूँ। हमारी स्कूल 3.5-4 किलोमीटर दूर थी घर से, तो हम स्कूल बस में जाते थे, लेकिन जब भी एग्जाम्स हुआ करती थी तभी we used to go via BST बस, मुंबई में जो स्टेट ट्रांसपोर्ट थी वो बस आते थे। उसका टिकट था 1 रुपया, हाफ टिकट होते थे। मैं 6th में था, 7th में था, और हाफ टिकट का 1 रुपया होता था। तो कॉलोनी के 10-15 लोग साथ में जाते थे, एग्जाम देते थे, 10-15 लोग साथ में आते थे घर पे BST बस में। 1-1 रुपया, हमारे पास 5 रुपया रहते थे कुछ इमरजेंसी के लिए। तो एक बार क्या हुआ कि क्योंकि हम 10-12 लोग थे, तो टिकट चेक करने मेरी टिकट बाई चांस वो भूल गया लेने को, और मैंने भी बोला नहीं। मुझे पता था कि मैंने टिकट नहीं ली है, लेकिन मैंने बोला नहीं, और निकल भी गया। टिकट चेकर भी नहीं आया और मैं घर भी पहुंच गया। दोपहर को बाहर निकला, 1 रुपया बच गया मेरा। तो 25 पैसे की मैंने चॉकलेट ली और 25 पैसे की चकली खाई, तो अभी 50 पैसा मेरे पास रह गया था। बाद में शाम पड़ी, रात पड़ी, और मुझे थोड़ा बुरा लगने लग गया कि ये कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ बराबर नहीं हुआ। तो मैंने जाके मम्मी को बोला कि मेरे से ऐसा हो गया और मैंने ये 50 पैसे खर्चा कर ली और ये 50 पैसा आप रखो आप। तो लाइक एज ऑल मदर्स, पापा का तो बताना ही पड़ेगा, देयर इज नो स्टॉपिंग ओवर देयर। एंड देन सेकेंडली, लाइक ऑल अदर मदर्स, पापा को तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। सो देन आई हैड डिसाइडेड कि चलो, पापा इवनिंग ड्यूटी में थे, 10:30 को आने वाले थे, तो मैंने मन बना लिया था कि आज तो 1-2 चाटा मिल गया तो भी ठीक है, चिल्लाया तो भी ठीक है, आई डोंट माइंड, मुझसे गलती हो गई है, एक्सेप्टेड। 10:30 को घबरा के 10:30 को डैडी आए और मैंने बोल दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है और मैं ये नहीं करूंगा और व्हाटएवर। नाउ आई एम वेटिंग कि अभी एक थम करके चाटा मिल जाएगा, या अभी एक लेक्चर आ जाएगा, या अभी पनिशमेंट हो जाएगी कि अभी से व्हाटएवर। वेरी सरप्राइजिंगली, माय फादर डिड नॉट utter a single word. He only had a tear in his eye. रोया भी नहीं, सिर्फ आँख थोड़ी गीली लगी, और somehow he told me come with me to the मंदिर। घर में छोटा मंदिर था। We are not even very religious. हम कुछ बहुत पूजा करते थे, ऐसा भगवान का बहुत ज्यादा मायने ऐसा भी नहीं था कुछ घर पे, लेकिन somehow he did that, come with me to the temple, और बोला कि तू मुझे जो बोला है वो सिर्फ भगवान को बोल दे कि तू वापस ऐसा नहीं करेगा। एंड देन दैट्स इट। उसके बाद कुछ भी नहीं। एंड आई वाज स्टिल वेटिंग। 2 दिन तक मैं राह देखा कि यार कुछ तो आने वाला है अभी, और कुछ, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, कुछ तो आएगा अभी तक। एंड इट एक्चुअली हैज नॉट कम टिल डेट। एंड उसके बाद आई कैन टेल दैट जो इंटीग्रिटी है पैसे की बात में, आई कैन अश्योर माई सेल्फ और एनीबडी के मेरे से क्लीन आदमी इन टर्म्स ऑफ मनी आपको कोई नहीं मिलेगा। सो कैन वी गो थ्रू द क्वेश्चंस अगेन। ये जो डिसिप्लिनिंग मेथड थी, सो क्वेश्चन नंबर 1, वाज इट रिस्पेक्टफुल? यस।
मुझे चिल्लाना नहीं मिला, मुझे नेम्स नहीं मिला, तू चोर है, तूने ऐसे कैसे क्या, मुझे शर्मनाक कंडीशन में नहीं डाला. Yes, it was respectful. 2, did it send out the right message? Yes, it sent out a message that what I did was wrong. Did it bring about a desired change? Yes, मैंने उसके बाद कभी नहीं चोरी की या whatever किया. Was the change long lasting? It's been probably 25 years, at least उतना तो long lasting है. So these are disciplining methods, positive disciplining that we can, and this was one off incident. So yeah, so this is all that I wanted to share in disciplining. Yes. Over to you, Kamlesh bhai sir. I think हमारा टाइम फिनिश होने वाला है. Yes. So डिसिप्लिन हमने देखा है आगे पीपीएल सेशंस में कि 2-2 सेशंस लेने पड़ते थे, 2-2 ढाई घंटे के 4-5 घंटे लग जाते हैं. यदि हम पूरे लोगों के शेयरिंग ले, लोगों के क्वेश्चन आंसर्स ले और हर एक की सुने अपनी कहानी, अपनी कथा कि कैसे उन्होंने अपने बच्चे को डिसिप्लिन किया, पॉजिटिव डिसिप्लिन किया, तो काफ़ी सुनने लायक होता है. तो हम शेयरिंग या तो हम जो भी क्वेश्चन आंसर्स है इंडिविजुअल कि मेरा बच्चा खाता नहीं है, मेरा बच्चा मोबाइल या टीवी नहीं छोड़ता है, जिद बहुत करता है, तो कैसे हैंडल करना है, वो इंडिविजुअल क्वेश्चन पे हम बाद में जाएंगे. थोड़े बेसिक जो 15 मिनट की टॉक है वो जो रह गई है वो हम नेक्स्ट टाइम ही लेंगे, क्योंकि वी डोंट वांट टू ओवरशूट. 10 बजे के बाद 2-4-5 मिनट लेंगे असाइनमेंट देने के लिए और बिंदु बेन कंक्लूड करेंगे उसके लिए. लेकिन जो पॉइंट्स है आगे डिसिप्लिन मेथड्स के भी जो पॉजिटिव डिसिप्लिन में हम गिनते हैं उसका नाम आप जरूर सुन लो. नेक्स्ट टाइम आप बाई चांस नहीं आ सको तो आपको पता होना चाहिए. 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इग्नोरेंस. कि बच्चे थोड़े बड़े हैं तो आप इग्नोर करता सीखे. जैसे शॉपिंग में टेंट्रम करते हैं, टेम्पर करते हैं, तो उसको इग्नोर करते हैं. तो 2 नेगेटिव मेक्स 1 पॉजिटिव. नेगेटिव एक्शन और नेगेटिव हमारा अटेंशन, तो इट बिकम्स पॉजिटिव. अदरवाइज हम उसको ध्यान देते हैं तो वही चीज़ वापिस होती है. तो इग्नोरेंस करना है, इग्नोर करना है, इग्नोरेंस नहीं इग्नोर करना है, दैट इज़ फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सेकंड चीज़ इंस्ट्रक्ट करना है, इसको कैसे रिडायरेक्ट करना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसा तरीका से बोलना है, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम. और वेरी इंपॉर्टेंटली सेटिंग लिमिट्स एंड रूल सेटिंग, बाउंड्रीज कैसे तय करना है, कैसे उसको साथ रखते हुए रूल्स कैसे एस्टैब्लिश करने हैं. कि बच्चा पहले से ही हमने बोला है कि भाई देखो बेटे, रोज आपको 1 घंटा मिलेगा टीवी के लिए, कौन सी सीरियल देखना है और हम तय करेंगे किसको इम्पोर्टेंस हमको देना है. हम या तो हम खाली वीकेंड्स में देखेंगे या एग्ज़ाम से तब नहीं देखेंगे. हम रूल बनाया है कि हम खाते हुए, सोने से पहले या उठ के तुरंत मोबाइल नहीं टच करेंगे. तो ये जो रूल्स सेट किया है वेरी सिंपल है. क्या क्या रूल्स में ध्यान रखना है, नेगोशिएबल होते हैं, नॉन नेगोशिएबल अमुक फिक्स होते हैं कि नहीं ये नहीं कर सकते, ये सेफ्टी के साथ चेड़ा है, 12 साल का बच्चा है उसको हम बाइक चलाने नहीं देंगे. तो ये सभी चीज़ है, वो एवरीथिंग हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम. और छोटे छोटे टाइम इनका कंसेप्ट है, गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सब हम देखेंगे. हम टाइम आउट का या उसको पनिशमेंट का, ये सभी जो पुराने मेथड्स थे वो हम अभी आजकल नहीं दे रहे हैं डिसिप्लिन में. सो फ्रेंड्स, बी विथ अस. आपको कुछ असाइनमेंट्स देते हैं बिंदु बेन और नयन भाई. प्लीज ओवर टू बिंदु बेन टू कंक्लूड द सेशन फॉर टुडे. वी विल मीट अगेन ऑन सैटरडे. और उसके बीच क्या क्या करना है हम आपको रोज एक दो चीज़, थोड़े वीडियोस आपको दिखाते रहेंगे ताकि आप उसको देख के डिसिप्लिन के बारे में ये हफ्ते में बहुत अच्छा तरह से एकदम अनुभव आपका लेना चालू करें. थैंक यू वेरी मच कमलेश भाई, बहुत ही अच्छी आपने बात बताई. आपकी बात सुनते मुझे एक शेर याद आ गया कि बड़ा और सफल बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो. बड़ा और सफल बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो, क्योंकि हम बड़ी कंपनी के नाम के पीछे भी लिमिटेड लगाते हैं. अगर डिसिप्लिन में रहेंगे और लिमिट में रहेंगे तो 100% हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी. बहुत सारी बातें आज हमने की. व्हाट इज डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या है, इनडिसिप्लिन क्या है, रीजंस, रिजल्ट्स, पनिशमेंट्स, बहुत अच्छे तरह से स्नेहल भाई और कमलेश भाई ने बताया. बहुत ही धन्यवाद आप दोनों का कि अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ, क्रिएटिव एग्जाम्पल्स के साथ, अपने आप जो आपके जो एक्सपीरियंसेस थे लाइफ के, उसके साथ आपने ये सारी बातों को बुनकर बहुत ही अच्छे से ये बात समझाई.
लास्टली अगर मुझे ये चीज कंक्लूड करनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग अंदाज में मुझे ये बात करनी है कि मेरी तो सुनता ही नहीं। बच्चे के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि मेरी तो सुनता ही नहीं, लेकिन हम खुद ही उसको जरा सुन ले, थोड़ा हम ही उसको सुन ले। अगर वो आपको नहीं सुनते हैं, हमें तो कभी समझता ही नहीं, थोड़ा हम भी उसको समझ ले। ये तो मोबाइल कभी रखता ही नहीं, थोड़ी देर हम भी मोबाइल साइड पर रख लिया करें। जल्दी ये कभी उठता ही नहीं, अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो 10 मिनट उसके पास जाकर सिर्फ सो जाइए। मानिए मेरी ये बात, अगर जब बच्चा सो रहा है, आप जल्दी उठ गए हो और आपकी ये कंप्लेन है कि बच्चा जल्दी उठता नहीं है, आप सिर्फ बच्चा जब सो रहा है उसके पास जाके 10 मिनट के लिए सो जाए, उसके सिर पे सिर्फ हाथ संवारिए। वो जो 10 मिनट का टाइम है उसका पूरा दिन बना देगा। बहुत ही क्रिएटिवली वो पूरे दिन आपकी बात सुनेगा। तो कंप्लेन से धीरे धीरे हमें किस तरह से कंफर्ट जोन में अपने आप को और बच्चों को डिसिप्लिन के माहौल में लाना है, तो वो तो जल्दी उठता ही नहीं। हम थोड़ा उसके पास जाके 10 मिनट सो ले। पढ़ने तो कभी बैठता ही नहीं, एक आध बुक कभी हम भी उठा लिया करें। पढ़ने तो वो कभी बैठता ही नहीं, एक आध बुक कभी हम भी उठा लिया करें। टीवी तो कांस्टेंट देखता रहता है, थोड़ी अच्छी मूवीज की लिस्ट हम भी बना के दे दिया करें। बहुत सारी अच्छी मूवीज है, तो हम उनके साथ बैठ के वो अच्छी मूवीज देखें। मूवीज देखने के बाद उसके साथ डिस्कशन करें। अगर 4 मूवी वो अपनी पसंद की देखता है तो एक आपकी पसंद की देखकर उसके साथ डिस्कशन करते रहे। तो मुझे लगता है कि डिसिप्लिन की जो बातें हम इम्पोज करने की बात कर रहे हैं, इससे अच्छा कि वो अपने आप उसकी डे टू डे लाइफस्टाइल में आ जाएगी। वो बहुत मस्ती करता है, कभी हम अपने बचपन में भी झांक लिया करें, क्योंकि बच्चे हैं, मस्ती तो करेंगे ही। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चे हंसते रहे, खिलते इसी तरह से खिलेंगे। स्नेहल भाई ने भी बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए, बच्चे मस्ती करेंगे क्योंकि बच्चे ही उसके लिए है। हम आज चाहते हुए भी बहुत सारी मस्ती नहीं करते हैं, वी हैव आवर ओन लिमिटेशंस। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो ये मर्यादा से बाहर ना हो जाए, डिसिप्लिन और इनडिसिप्लिन के बीच का ये जो भेद है वो कहीं वो क्रॉस ना कर जाए, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता इन दोनों के बीच की जो लक्ष्मण रेखा है उसको वो क्रॉस न कर जाए, अभिमान और स्वाभिमान इन दोनों के बीच की जो रेखा है, तो ये सारी लक्ष्मण रेखा है जिसके बारे में हमें पता है। हमें कहीं ना कहीं बच्चों को एकदम सहज तरीके से उस रेखाओं की उस पार क्या क्या परिणाम आ सकते हैं वो हमें बताना है। बहुत ही अच्छे से आज का सेशन रहा। फिर से एक बार डॉक्टर कमलेश पारेख और डॉक्टर स्नेहल देसाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे से आपने ये करा। आप सबको भी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हाँ, हमें वो देना है असाइनमेंट्स, तो नयन भाई आप रखोगे। और नेक्स्ट सेशन में हम आपके क्वेश्चन आंसर्स तो लेंगे ही, लेकिन साथ में हमें आगे भी थोड़ा जो करना है वो हम डिटेल में जाएंगे, एटलीस्ट 15-20 मिनट उसमें भी लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टाइम आप ही रहना है, आपको ही रहना है बिंदु बहन मॉडरेशन में शनिवार को। तो आप ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम ग्रुप में लिख देंगे असाइनमेंट्स। जस्ट आप अभी पढ़ लो कि आप ये चीजों में है तो आप क्या करोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ये की दिया है, कैसे करना है आपको, की के हिसाब से वो चीज करना है असाइनमेंट। नेक्स्ट, ये आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। मुझे लगता है इस लॉकडाउन के पीरियड में हमें फिर से बच्चे बनने का बहुत बड़ा अवसर इस असाइनमेंट के माध्यम से मिल रहा है। सो बहुत ही क्रिएटिव, इनोवेटिव ये असाइनमेंट्स है। हम पेरेंट्स भी फिर से एक बार बच्चों के साथ बच्चे बन जाए, उनकी परिस्थिति को समझे, और इसी तरह से ये सैटरडे को जब हम असाइनमेंट कंप्लीट करके हमारे ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ, ढेर सारे सजेशंस के साथ हम फिर से एक बार मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। Thank you everyone for listening us patiently. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.